हेलो गाइस, वेलकम टू एडवेपन्स। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का अध्याय 6 राजा राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दोस्तों, ये जो बच्चा है शंकरन, ये रात में सोया और जब सुबह में उठा तो उसने क्या देखा कि जो उसके नाना और नानी है ना, वह लोग वोट डालने जा रहे थे। ठीक है, दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, शंकरन के नाना और नानी जो है ना, चुनाव केंद्र पर ना सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। क्यों पहुंचना चाहते थे सबसे पहले? शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। दोस्तों, ये जो बच्चा है शंकरन, यह जानना चाहता था कि उसके नाना और नानी सबसे पहले चुनाव केंद्र पर क्यों पहुंचना चाहते थे। ठीक है, उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो उसके नाना जी थे ना, शंकरन के नाना जी, उन्होंने जल्दी जल्दी में यह समझाया उस बच्चे को कि हम जो है ना, आज जो है अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कि शासक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कुछ लोग शासक कैसे बने, ये मेरा आज का पहला टॉपिक होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज से 50 साल पहले से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अपने शासक का, अपने राजा का चुनाव जो है चुनाव के जरिए करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था कि जो उस समय के राजा थे, वे लोग कैसे बनते थे राजा, लोगों के द्वारा चुनकर। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। दोस्तों, लेकिन आज से 3000 साल पहले जो है राजा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी। ठीक है, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। दोस्तों, बहुत पहले जो है 3000 4000 साल पहले जो है ना, लोग जो है बड़े बड़े यज्ञ को करके राजा के रूप में क्या हो गए, प्रतिष्ठित हो गए, मतलब कि राजा बन गए। ठीक है, आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा यज्ञ है जिसको करने के बाद वे लोग राजा बन गए। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। दोस्तों, जो अश्वमेध यज्ञ था ना, वह एक ऐसा ही आयोजन था। ठीक है, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था ना, कि राजा की देखरेख में एक घोड़ा को मतलब कि कहीं भी घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था पूरे देश में। ठीक है दोस्तों, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। दोस्तों, जिस राजा ने उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता था, उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था जो कि अश्वमेध यज्ञ किया है और उस घोड़े को छोड़ा है। ठीक है ना, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया और इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। दोस्तों, अगर वे राजा क्या करते थे कि उस घोड़े को छोड़ देते थे, इसका मतलब यह होता था कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ किया है, जो राजा उस घोड़े को छोड़ा है, वह राजा उस राजा से शक्तिशाली है। ठीक है, आप साफ साफ ये समझिए कि मतलब वे लोग जो है ना उसकी गुलामी करते थे, मतलब कि वे लोग हार मान लेते थे। ठीक है, जो व्यक्ति, जो राजा जो है घोड़े को नहीं पकड़ता था, वह उससे कम शक्तिशाली था और वह उसका क्या बन जाता था, दास बन जाता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। दोस्तों, जो राजा हार मान लेते थे और उस घोड़े को नहीं पकड़ते थे ना, उस राजा को उस यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। दोस्तों, यह जो यज्ञ था ना, वह विशिष्ट पुरोहित के द्वारा, पुरोहित का मतलब होता है पंडित, यानी अलग प्रकार के जो है पंडित के द्वारा इसको
किया जाता था, ठीक है ना। इसके लिए उन्हें उपहारों में सम्मानित किया जाता था दोस्तों। और इस यज्ञ कराने वाले पंडित को, पुरोहित को क्या करते थे, उपहारों से सम्मानित करते थे। कौन? राजा। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था दोस्तों। जो राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे ना, उनको लोग बहुत शक्तिशाली मानते थे, ठीक है ना। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे दोस्तों। जो राजा अश्वमेध यज्ञ करवाया है, उसके लिए जो राजा उसको घोड़े को नहीं पकड़ पाते हैं, वे लोग उस यज्ञ में उस राजा के लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे, ठीक है दोस्तों। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था दोस्तों। यह जो आयोजन है अश्वमेध यज्ञ का, इसमें राजा का मुख्य स्थान होता है, ठीक है। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था दोस्तों। उस राजा को राज सिंहासन या फिर जो है बाघ की खाल से बनी एक विशेष आसन पर जो है बैठाया जाता था, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में राजा की सारथी ही उसका सहचर होता था दोस्तों। सहचर का मतलब होता है मित्र, दोस्त, ठीक है। यानी युद्ध भूमि में जो है ना, राजा का जो सारथी होता है, मतलब सारथी का मतलब होता है जो उसका रथ को चलाता है, उसके रथ चलाने वाले को बोलते हैं सारथी। राजा को जो रथ चलाता है ना, उसी को बोलते हैं सारथी। और इस भूमि में वही क्या होता था? राजा का मित्र होता था, सहचर होता था, ठीक है दोस्तों। यज्ञ के अवसर पर वह राजा, आगे चलते हैं, की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था दोस्तों। जो राजा का सारथी होता था ना, वह यज्ञ के अवसर पर राजा के गुण का और उनके विजयों का गान करता था, ठीक है। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो है उनके सगे संबंधी, खासकर उनकी पत्नी को और उनके बाल बच्चे को जो है ना, छोटे छोटे अनुष्ठान, मतलब छोटे छोटे पूजा करने पड़ते थे, ठीक है। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था दोस्तों। जो अन्य राजा आते थे उस अश्वमेध यज्ञ में, उनका काम सिर्फ और सिर्फ उस यज्ञ को बैठकर देखना होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था दोस्तों। जो राजा होते थे उसके ऊपर पवित्र जल का छिड़काव कौन करता था? पुरोहित यानी पंडित। और साथ ही साथ अन्य कई प्रकार के अनुष्ठान भी करता था। विश्व तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे दोस्तों। विश्व तथा वैश्य जो होते थे ना, जैसे सामान्य उपहार लोग लाते थे, ठीक है दोस्तों। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था दोस्तों। बहुत सारे कास्ट था, ठीक है, लेकिन उसी में एक था शूद्र, ठीक है। शूद्र को जो है ना, लोग क्या करते थे? अच्छा नहीं मानते थे। और पुरोहित जो है उनको बहुत सारे अनुष्ठानों में उनको नहीं शामिल करते थे। शूद्र क्या है? तो शूद्र जो है ना, एक प्रकार का जाति है, ठीक है दोस्तों। जाति के मतलब है ना कास्ट। शूद्र जो है एक प्रकार का कास्ट है, जाति है, ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पे एक, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ में कौन कौन शामिल होते थे, उनकी एक सूची बनाना है। और उनका काम क्या क्या था, इसका भी एक सूची बनाना है। तो कौन कौन शामिल होंगे? राजा का परिवार, पुरोहित यानी पंडित, बहुत सारे राजा, और क्या, बस इतना ही लोग शामिल होते थे। अब आगे चलते हैं। अब ज़रा पढ़ते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा है, वर्ण, ठीक है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए दोस्तों। उत्तर भारत में है जो खासकर गंगा और यमुना का क्षेत्र है, इस समय जो है बहुत प्रकार के ग्रंथ रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के जब रचना हुआ था, उसके बाद जितने भी वेद या ग्रंथ रचे गए उसको क्या बोलते हैं? उसको उत्तर वैदिक ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं दोस्तों। ये जो 3 वेद हैं और भी जितने वेद हैं उसको हम लोग उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। और इसके पहले वाला जो है ना, वह क्या है? ऋग्वैदिक, ठीक है दोस्तों। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है दोस्तों। इस ग्रंथ में जो है ना, पुरोहित के द्वारा यानी पंडित के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ
बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। दोस्तों इन प्रकार के ग्रंथों में क्या बताया गया है, सामाजिक नियम के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। दोस्तों उस समय जो है ना हमारे देश में बहुत प्रकार के समाज थे, बहुत प्रकार के समाज के समूह थे। ठीक है, उनको क्या क्या बोलते हैं, पुरोहित से लेकर क्या बोलते हैं, जंगल में रहने वाले लोग तक शामिल थे। ठीक है, इतने सारे जो है ना उस समय के क्या थे दोस्तों, समाज के लोग थे, उनके समूह थे। ठीक है दोस्तों, जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दोस्तों वहाँ पे जो है उस समय जो है ना कुछ पंडित और योद्धा क्या थे, वैभवशाली थे, मतलब उनके पास बहुत कुछ था। ठीक है, और साथ ही साथ जो है कुछ कृषक यानी किसान और व्यापारी भी धनवान थे, मतलब कि अमीर थे। ठीक है ना, दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। दोस्तों और ये जो कास्ट थे, पशुपालक से लेकर भोजन संग्राहक तक जितने भी कास्ट थे ना, वे क्या थे, वे लोग निर्धन थे। निर्धन का मतलब होता है गरीब थे। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। दोस्तों उस समय के जो पंडित थे उन्होंने 4 वर्गों में लोगों को बांट दिया। ठीक है, जिन्हें वर्ण कहते हैं, और उसको क्या बोल दिया, वर्ण। उनके अनुसार, किनके अनुसार, पुरोहित के अनुसार, पंडित के अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। दोस्तों पुरोहित के द्वारा जो है जो वर्ण बांटा गया था, उनमें प्रत्येक वर्ण का जो है ना अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे, मतलब कि उनको अलग अलग काम बांट दिया गया था कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ठीक है, पहला वर्ण ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। दोस्तों जो पहला वर्ण था चारों में, वह क्या है, ब्राह्मण का। इनका काम क्या है, वेद का अध्ययन करना और साथ ही साथ यज्ञ कराना और करना। ठीक है, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दोस्तों इस काम के लिए ब्राह्मण को क्या मिलता था, उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। दोस्तों जो दूसरा स्थान था 4 वर्णों में, क्या था दूसरा, शासक का। ठीक है, और उन्हें बोलते थे क्षत्रिय। ठीक है ना, उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। दोस्तों जो क्षत्रिय थे, शासक थे, उनका काम क्या था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। ठीक है, तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। उनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। दोस्तों जो तीसरा वर्ण था उसका नाम था विष या वैश्य। ठीक है, यह क्या है, यह एक प्रकार का वर्ण है। चारों में क्या है, 3 तो मैं पढ़ लिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय या शासक और विष या वैश्य। ठीक है, इनमें क्या क्या आते हैं, कृषक, पशुपाली, व्यापारी। ठीक है ना, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। दोस्तों क्षत्रिय और वैश्य मतलब कि शासक और पशुपालक, कृषक, ठीक है, व्यापारी, इनको जो है ना यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। दोस्तों जो शूद्र थे ना कास्ट, उनका अंतिम स्थान था। जो 4 वर्ण बांटे थे पुरोहितों ने, उनमें क्या था अंतिम स्थान, शूद्रों का। ठीक है दोस्तों, इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। दोस्तों जो अन्य 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य या वैश्य, इनका सेवा करना इनका काम था, शूद्रों का। ठीक है दोस्तों, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। दोस्तों जो शूद्र लोग थे उनको किसी भी प्रकार का यज्ञ या अनुष्ठान यानी पूजा पाठ करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। दोस्तों और जो औरत होती थी किसी भी समुदाय का, उनको भी जो है ना यज्ञ के लिए नहीं माना गया कि आप जो है यज्ञ नहीं कर सकती है। ठीक है, महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। दोस्तों महिला भी होती थी और शुद्ध जाति, इन दोनों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब महिला जो है ना वह किसी भी जाति का, चाहे वह शूद्र जाति की हो, वैश्य या वैश्य जाति की हो, क्षत्रिय की हो या फिर ब्राह्मण की हो, ठीक है, उनको जो है वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। दोस्तों, जो पुरोहित 4 वर्णों में बांटा था वह किस आधार पर बांटता था? तो जन्म के आधार पर, ठीक है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। दोस्तों, जिसका पिता और माता ब्राह्मण हैं उसको ब्राह्मण बोलते थे। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। दोस्तों, वही जो शूद्र वर्ण था उनको अछूत वर्ग माना गया और इनमें शामिल थे शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक, ठीक है। साथ ही इनमें वे भी लोग आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। दोस्तों, और इस वर्ण में यानी शूद्र वर्ण में जो शवों को जलाते थे या दफनाते थे उनको भी इसमें शामिल किया गया था। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। दोस्तों, और ये जो लोग थे इनको छूना, ठीक है, अपवित्र मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है। आज भी देखते हैं आप लोग कि बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जिनको लोग क्या बोलते हैं, छुआछूत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि अब जो है लोग शिक्षा के प्रति बढ़ावा दे रहा है और इसी कारण जो है इन सब मान्यता को नहीं मान रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह स्वीकार ही नहीं किया, ठीक है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। दोस्तों, जो कुछ राजा थे वे लोग अपने आप को ही पुरोहितों से भी श्रेष्ठ मानते थे, ठीक है ना। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। दोस्तों, जो उस समय के कुछ लोग थे ना वे लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण जो है अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे और साथ ही साथ जो कुछ लोग थे वे लोग उनके काम के आधार पर उनसे भेदभाव करना उचित नहीं मानते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। दोस्तों, जो कुछ लोग थे उस समय के वे लोग यह भी चाहते थे कि जो यज्ञ है, जो पूजा पाठ है वे सभी लोग कर सकते हैं। उससे जो है शूद्रों को भी और महिलाओं को अलग नहीं कर सकते हैं, सभी लोग यज्ञ कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ये कुछ लोगों का मानना था, ठीक है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रकार की जो छुआछूत होती है ना उसकी शिकायत की, ठीक है, उसको नहीं माना, ठीक है। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। दोस्तों, यह जो उपमहाद्वीप था ना उसके पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई इलाकों में जो है ना सामाजिक असमानता को लोग नहीं मानते थे, वहाँ बहुत कम था, ठीक है। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था और यहाँ पे जो है पंडित का जो प्रभाव था वह कुछ खास नहीं था, ठीक है। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल आया है कि जो लोग था उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, ठीक है। दोस्तों, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसके अनुसार जो है ना बहुत सारे लोग को बहुत सारे काम के आधार बांट दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत लोग को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, जैसे शूद्रों को, महिलाओं को, ठीक है दोस्तों, उनको अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। इसीलिए लोग जो है इसका विरोध करते थे। समझ गए आप लोग? अब आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जनपद। क्या है? जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। दोस्तों, जो महायज्ञ करते थे ना वे लोग अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा हो गए, ठीक है। यहाँ पे जन और जनपद आपको समझना है। जन का मतलब होता है कुछ खास लोगों का, ठीक है, लेकिन जनपद का मतलब होता है कि उस पूरे इलाका का, ठीक है, जहाँ पे वो बसा होता है, ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको अभी समझाया कि जहाँ पे लोग बसते हैं वो पूरे जगह पर उनका अधिकार हो गया, मतलब कि वहाँ पे उनका प्रभुत्व हो गया, ठीक है। किसका? राजा को। किस राजा को? जो महायज्ञ करते थे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पेज नंबर 57 में दिखाए गए हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कुछ जनपद को मानचित्र 4 में, जो कि पेज नंबर 57 पर दिखाया गया है, ठीक है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दोस्तों, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इतिहासकार हैं, वे लोग
इन जनपद की कई बस्तियों को खुदाई किया है, जमीन को खोदा है, ठीक है। दिल्ली की पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा इनमें प्रमुख है। दोस्तों इन स्थानों पर हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने खुदाई किया है, हमारे पुरातत्वविदों ने खुदाई किया है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। दोस्तों जब खुदाई हुआ तो पता यह चला कि उस समय के लोग थे ना, झोपड़ी में रहते थे, ठीक है, और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे, ठीक है। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। दोस्तों इतने प्रकार के वे लोग फसल उगाते थे। आखिर ये पता चला कैसा? जब खुदाई की ना हमारे वैज्ञानिक, तो उनको इस सब का अवशेष मिला, इन सारे फसलों का अवशेष मिला, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल है, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 4 में नहीं है? दोस्तों अगर आप लोग अध्याय 4 का वीडियो अच्छी तरह से देखा होंगे तो जो उसमें फसल बताया गया है, ठीक है, और इसमें जो फसल बताया गया है, क्या उसमें से और इसमें से कोई एक अंतर है? दोस्तों वहाँ पे हम लोगों ने गेहूं के बारे में पढ़ा था, चावल के बारे में पढ़ा था, धान, जौ, दालें, तिल तथा सरसों के बारे में पढ़ा था, लेकिन गन्ना के बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है ना, एक गन्ना क्या है, अलग है, ठीक है दोस्तों, जो कि अध्याय 4 में हम लोग नहीं पढ़े थे, ठीक है ना। अब जरा इसको पढ़ते हैं, चित्रित धूसर पात्र। दोस्तों यह क्या है? चित्रित धूसर पात्र है, ठीक है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती है। दोस्तों इस प्रकार के पात्र, पात्र का मतलब होता है कुछ रखने वाला वस्तु, ठीक है। इस तरह के पात्र में जो है ना, अधिकांश क्या मिले हैं हमारे वैज्ञानिकों को खुदाई करने के बाद? थालियाँ और कटोरियाँ, ठीक है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने थे। दोस्तों यह जो पात्र मिला है, यह बहुत ही पतला पात्र था और बहुत ही सुंदर और चिकना भी था। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। दोस्तों इस प्रकार के पात्र जो है ना, किसी खास फंक्शन पे जो है ना, किसी खास प्रकार के व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग होता था, ठीक है। यह हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, ठीक है। देख लीजिए इस पात्र को आप लोग, ठीक है दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। दोस्तों जो लोग थे उस समय के, वे लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे दोस्तों। और इस मिट्टी के बर्तन में कुछ जो होते थे ना, धूसर कलर का होता था, और कुछ जो होते थे वह लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। दोस्तों पुरा स्थल का मतलब होता है कि प्राचीन स्थल, प्राचीन भूमि। दोस्तों इस प्राचीन भूमि में जो है ना, किसी विशेष प्रकार का भी बर्तन मिला है, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा गया है। यही जो अभी हम लोगों ने देखा, इसी को बोलते हैं क्या? चित्रित धूसर पात्र, ठीक है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। दोस्तों चित्रित का मतलब होता है कि इस पर चित्र बनाया गया है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ना इस बर्तन पर कितना अच्छा, ये यहाँ पे चित्र है, यहाँ पे है, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। दोस्तों यह जो चित्रित है ना, वह खास कर क्या है, सिंपल रेखा में है या फिर ज्यामितीय आकृति के रूप में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है महाजनपद, ठीक है दोस्तों। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। दोस्तों आज से 2500 साल पहले जो है, कुछ जनपद जो था ना, जनपद क्या होता है, जहाँ पे जन के रहने का स्थान होता है, उसी को बोलते हैं जनपद, ठीक है। और उसी में से कुछ महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है, और इन्हें ही क्या कहा गया, महाजनपद, ठीक है। आपको फिर से समझाता हूँ, जन के रहने वाले स्थान को बोलते हैं जनपद, ठीक है। जहाँ पे जन क्या होता है, जन का मतलब होता है लोग, जहाँ पे लोग रहते हैं उसको बोलते हैं जनपद, ठीक है, और लोग को बोलते हैं जन, ठीक है। और इसी जनपद में कुछ जो महत्वपूर्ण हो गए उसको क्या बोल दिए, महाजनपद, ठीक है ना। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। दोस्तों मानचित्र 4 में आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ महाजनपद दिखाया गया है, जिसकी राजधानी क्या होती थी, एक ही होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई होती थी। दोस्तों बहुत सारे महाजनपद की राजधानी होती थी, उसका
किलाबंदी किया गया होता था, मतलब कि चारों तरफ से घेर दिए जाते थे, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई होती थी। दोस्तों, जो महाजनपद की राजधानी होती थी ना, उसको ईंट से, लकड़ी से या पत्थर से चारों तरफ से घेर दिए जाते थे दीवार बनाकर। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। दोस्तों, ऐसा लगता है हमारे वैज्ञानिकों को कि इस प्रकार के दीवार बनाने का मतलब है कि अन्य राजाओं के आक्रमण से बचना। ठीक है, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि आगे पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे। इस डायग्राम को पहले इसको कंप्लीट करते हैं और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। दोस्तों, बहुत सारे राजा जो हैं अपने किलों के चारों तरफ दीवारें बनाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों को और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी और सरल हो जाता था। दोस्तों, इस प्रकार जो है, जो लोग उस किला के अंदर रहते थे ना, उन पर नियंत्रण रखना और आसान हो गया। ठीक है, इस तरह की विशाल दीवारें, आप लोग सोच रहे होंगे कि आसान कैसा हो गया। बड़ी बड़ी दीवारें बना देते थे और उसके ऊपर अपने सैनिक को रख दिए। ठीक है, इस प्रकार जो है अंदर नीचे, मतलब लोग क्या कर रहे हैं उस पर आसानी से जो है ना नज़र रख सकते हैं कि यहाँ पे कोई क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर क्या कर रहे हैं लोग, उसको ऊपर से ये जो सैनिक होते थे, ये लोग क्या करते थे, नज़र रखते थे। ठीक है, इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। दोस्तों, इस प्रकार के जो दीवार होती थी ना, उसको बनाने के लिए एक योजना बनाना पड़ता था और उसके अनुसार इस प्रकार के दीवार बनाए जाते थे। ठीक है, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। दोस्तों, इस प्रकार के दीवार बनाने के लिए बहुत सारे लाखों की संख्या में ईंट और पत्थर का इंतजाम, मतलब कि उसको जोड़ना पड़ता था, खरीदना पड़ता था, कहीं से लाकर जमा करना पड़ता था एक जगह पे। ठीक है, हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। दोस्तों, इस प्रकार के दीवार बनाने के लिए हजारों स्त्री और पुरुष और साथ ही बच्चे जो है बहुत मेहनत किए होंगे। ठीक है, इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। दोस्तों, इतनी लंबी लंबी दीवार बनाने के लिए जो है संसाधन का भी आवश्यकता पड़ता होगा। ठीक है, अब राजा सेना रखने लगे थे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था कि राजा लोग सेना नहीं रखते थे, वे सरदार होते थे जो लोग चुनते थे। ठीक है, और उनके पास कोई रहने का महल नहीं होता था, ना ही उनके पास सेना होता था। लेकिन अब जो है राजा क्या करते थे, सेना रखने लगते थे। ठीक है, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। दोस्तों, राजा क्या करते थे, अपने सिपाहियों को वेतन देकर साल भर रखते थे। ठीक है, कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पेज नंबर 52 पर चित्रित देखो के रूप में होता था। दोस्तों, और जो कुछ भुगतान होता था ना, वह आहत सिक्का देकर होता था। ये आहत सिक्का क्या होता है, कैसा होता है, इसको देखने के लिए आप लोग अपने पेज को पलटिए और पेज नंबर 92 निकालिए और वहाँ पे एक चित्र बनाया होगा, उसको आप लोग देख लीजिए। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। दोस्तों, आहत सिक्का क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, अध्याय 9 में। ठीक है, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ। दोस्तों, जो महाजनपद के राजा थे और जो ऋग्वेद के राजा थे, उनमें क्या अंतर है, दो अंतर बताना है। दोस्तों, मैं अभी जस्ट बताया था कि जो ऋग्वेद के राजा थे उनके पास सेना नहीं थी, वे लोग महल में नहीं रहते थे, उनको जनता जो है कुशल योद्धा और एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति होने के साथ चुनते थे। ठीक है, लेकिन जो महाजनपद के राजा होते हैं, इनके पास सेना है, महल है, सिपाहियों को देने के लिए वेतन है। ठीक है, यही अंतर है ऋग्वेद के राजा और महाजनपद के राजा में। आगे पढ़ने से पहले हम लोग उस डायग्राम को समझेंगे जो कि पिछले पेज में है। दोस्तों, इस डायग्राम को हम समझते हैं महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। ठीक है, इस डायग्राम में हमको क्या दिखाया गया है, कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिखाए गए हैं, कुछ महाजनपद दिखाए गए हैं और कुछ जो है नगर दिखाए गए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मैं ज़रा इसको जूम करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए,
जितने भी जगह आप लोग दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, वैशाली, वज्जी, अंग, मगध, कौशाम्बी, राजगिरी, ठीक है, उज्जैन, अवंती, ये सब क्या है, कौशल, हस्तिनापुर, झेलम नदी के बगल में क्या है, गंधार, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ये सब क्या है, नगर हैं और क्या है, महाजनपद हैं, कुछ जनपद हैं, देख लीजिए ध्यान से आप लोग, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब इसके आगे पढ़ते हैं, इसको ज़रा पढ़ते हैं। कौशाम्बी किले की दीवार। दोस्तों इस डायग्राम में जो दिखाया गया है क्या है, यह जो है कौशाम्बी किले की दीवार है, ठीक है। मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी कि यहाँ पे जो है लंबी लंबी दीवार बना देते हैं, ठीक है, राजा, ठीक है, और उसी दीवार का एक अवशेष मिला है, ठीक है, जो कि कौशाम्बी किले का है, ठीक है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। दोस्तों यह चित्र दिखाया गया है आपके डायग्राम में, यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास, ठीक है, मिली है, ठीक है, जो कि ईंट की दीवार है, ठीक है, और उसी का अवशेष मिला है वो कहाँ पे, इलाहाबाद के कौशाम्बी में, ठीक है दोस्तों। कौशाम्बी किला है और वही मिला है हमको क्या, इतना बड़ा दीवार का चित्र अवशेष। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, अपनी अपनी बुक को खोलिए और अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, मेरा अगला टॉपिक है कर, ठीक है ना। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। दोस्तों जो महाजनपद के राजा होते थे वे लोग बड़े बड़े विशाल किला बनाते थे, ठीक है, और बड़ी सेना रखते थे, और वे लोग बड़ी बड़ी सेना रखते थे, ठीक है, अपने लिए, अपने राज्य के लिए, ठीक है, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, ठीक है दोस्तों। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, और इसके लिए जो है राजा को क्या होता था, प्रचुर संसाधन की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, और इसके लिए राजा को कर्मचारी की भी आवश्यकता पड़ती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। दोस्तों इसीलिए जो है जो महाजनपद के राजा थे वे लोग कर मतलब कि टैक्स वसूलने लगे, ठीक है। पहले क्या था ना कि लोग उपहार देते थे और उसी पर महाजनपद के राजा निर्भर थे, ठीक है दोस्तों। पहले क्या था कि राजा लोग सेना नहीं रखते थे, लेकिन अब जो है राजा लोग रखते हैं क्या, सेना, ठीक है, और सेना को देने के लिए चाहिए वेतन, ठीक है, और वेतन देने के लिए क्या चाहिए, पैसा। आएगा कहाँ से, ठीक है। पहले तो सिर्फ महाजनपद के राजा लोगों द्वारा दिए गए उपहार पर निर्भर थे, लेकिन अब जो है वे टैक्स इसलिए मानते थे ताकि अपनी सेना को वेतन दे सकें और साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में संसाधन का भी उपयोग कर सकें, उसको खरीद सके संसाधनों का, ठीक है दोस्तों, बड़ी बड़ी दीवार बना सकें। इसीलिए अब वे लोग मतलब कौन लोग, महाजनपद के राजा लोग अपने लोगों से कर मतलब कि टैक्स वसूलने लगे। अब आगे पढ़ते हैं, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। दोस्तों किसानों पर जो कि फसल उगाते थे उन पर जो टैक्स लगाया गया था वह सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे दोस्तों। क्योंकि उस समय जो थे ना अधिकांश लोग क्या थे, किसान थे, और इसीलिए इन पर जो टैक्स लगा था वह सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि सबसे अधिक टैक्स इन्हीं लोगों से आ रहा था। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। दोस्तों जो महाजनपद के राजा थे वे लोग किसान से उनके फसल का 1/6 ले लेते थे, ठीक है, निर्धारित कर दिए थे किसान को कि आपको अपने फसल का इतना देना है, ठीक है दोस्तों। और इस कर को जो है ना क्या बोलते थे, भाग बोलते थे, ठीक है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे ही एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। दोस्तों कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए थे। किस प्रकार के कर, मान लीजिए कि कोई जो है बुनकर है मतलब कि बुनने वाला, कोई लोहार है या फिर सुनार है, उनको महीना में 1 दिन जो है ना राजा के लिए काम करना पड़ता था। यही इनका टैक्स था, यही इनका कर था, ठीक है। क्या कर था कि महीना में 1 दिन आपको राजा के लिए काम करना पड़ेगा। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर न देना पड़ता था। दोस्तों जो पशुपालक थे ना उनको जानवर या फिर उनके उत्पाद के रूप में यानी उससे बने, उनके उत्पाद से बने वस्तुओं को ना देना पड़ता था, ठीक है।
व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। दोस्तों जो व्यापारी थे उनको सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता है। दोस्तों ये जो व्यवस्था है अभी भी चली आ रही है। अभी भी हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। दोस्तों जो शिकारी थे, आखेटक थे और जो संग्राहक थे, जो भोजन को इकट्ठा करने वाले लोग थे, उनको जो है जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा के देना पड़ता था, ठीक है दोस्तों यहाँ पे एक सवाल है, आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। दोस्तों आखेटक का मतलब शिकारी, शिकारी क्या देंगे, जो शिकार करके लाएंगे उसी में से कुछ देंगे, ठीक है, किसी जानवर को दे देंगे राजा को, ठीक है। तथा खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक क्या करते हैं कि भोजन को इकट्ठा करते हैं, फल मूल को इकट्ठा करते हैं। वे लोग फलों को या फिर भोजन को राजा के पास भेज देंगे, कुछ फल को राजा के पास भेज देंगे, यही उनका टैक्स होगा, यही उनका कर होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार जो है आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। दोस्तों आगे का जो है ना कृषि में परिवर्तन, इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।